हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम डिस्कस कर रहे हैं साइबर लॉ वन लेक्चर एंड वील कवर ऑल द पीवाईक्यूज फ्रॉम 2014 टू 2024। इससे पहले हम 4 से 6 टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लाइक एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फैमिली लॉ, पीआईएल, एडवोकेट्स एक्ट एंड अ फ्यू मोर। उन्हें जरूर जाके देखो अगर नहीं देखा है तो, और उनके क्वेश्चंस भी जरूर प्रैक्टिस करो। ठीक है, आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ सॉल्व करते हैं उनकी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाती है। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम टू स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर ऑल दी अपडेट्स। टाइम नहीं वेस्ट करते, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 3 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 which was originally digital signature was renamed as dash in ITAA 2008। तो हमसे पूछा है कि सेक्शन 3 जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, जिसका ओरिजिनल नाम डिजिटल सिग्नेचर था, उसको क्या नाम दिया गया था ITAA मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 में। ऑप्शंस हैं डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ऑप्शन बी डिजिटल सिग्नेचर एंड ई सिग्नेचर, ऑप्शन सी डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ए, डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान देखो हमसे कौन सा पूछा है, सेक्शन 3 के बारे में पूछा है। सेक्शन 3 तो ये है ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। किसके अंडर आ रहा है? देखो, डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, तो वही आंसर हमारा होगा। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफाइंग अथॉरिटीज इन इंडिया? ये बेयर एक्ट में नहीं दिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए सेफ स्क्रिप्ट, ऑप्शन बी एनसीईआरटी, ऑप्शन सी एमटीएनएल या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। देखो, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज जो होती हैं ये तीनों लाइसेंस्ड हैं। बेयर एक्ट जो है वो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के नाम नहीं बताता है। सेक्शन 21 से 24 हमें ये बताते हैं कि कंट्रोलर हैज द पावर टू लाइसेंस देम। तो ये तीनों याद रखो, सेफ स्क्रिप्ट, एनसीईआरटी, एमटीएनएल, तीनों लाइसेंस्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैं। सवाल ये आता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो वहां हम क्या करें? तो अगर आपने पीवाईक्यूज में कुछ पढ़ा है तो आपको पता होगा, तो हो सकता है इनमें से एक दो ऑप्शन रिपीट हो रहे हो, तो आपको एलिमिनेट करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज देन इट्स अ गेस गेम, अ स्मार्ट गेस करना होगा। अगर ऐसे में कभी कभी आई फील सेफ इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि मोस्टली सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के ही नाम दिए होते हैं जो लाइसेंस्ड होती हैं। बट आप ऑप्शंस ध्यान से पढ़ो, अगर इनमें से एक भी ऑप्शन रिपीट है, मान लो कहीं पे नॉट पूछा है कि कौन सी नहीं है और वहां सेफ स्क्रिप्ट लिखा है, तो आपको पता है कि ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं होगा या नन ऑफ द अबव नहीं होगा, एक्सेट्रा। सो थोड़ा सा स्मार्ट गेस जरूर करना। क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए, पेपर सॉल्विंग कैसे करनी चाहिए, आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, डू गो एंड वॉच इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 43 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट डील्स विद क्रिमिनल लायबिलिटी, सिविल लायबिलिटी, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो हमसे पूछा है सेक्शन 43 में जो भी मुद्दा है वो क्रिमिनल लायबिलिटी की बात करता है, सिविल की, दोनों की या किसी की नहीं। तो हम तुरंत जाके देखेंगे सेक्शन 43 है क्या। यहाँ लिखा है पेनल्टी एंड कॉम्पेंसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम एक्सेट्रा। अगर इसको पढ़ के क्लैरिटी नहीं आती है तो तुरंत सेक्शन 43 पे जाओ और उसको एक बार पढ़ो। वहां पे सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी वर्ड आपको नहीं मिलेगा, यहाँ आपको कॉमन सेंस लगाना है। आप जब जाके सेक्शन पढ़ोगे, मैंने उसे अटैच नहीं किया है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि इसमें कोई भी इम्प्रिजनमेंट नहीं है, कोई क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपको सिविल टाइप का मुद्दा है ये, इसलिए ऑप्शन बी सिविल लायबिलिटी आंसर है। सेक्शन 66 में कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस की बात होती है, जहां पे क्रिमिनल इशू होते हैं, क्रिमिनल लायबिलिटी होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर अ बॉडी कॉर्पोरेट इज नेग्लिजेंट इन इम्प्लीमेंटिंग रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस and thereby causing wrongful loss or gain to any person, such body corporate shall be liable to pay damages by way of compensation to the person so affected. Which section of the Information Technology Amendment Act 2008 envisages so? हमसे पूछा है कि अगर कोई बॉडी है, कोई कॉर्पोरेट बॉडी है जो नेग्लिजेंट है इन इम्प्लीमेंटिंग रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, रीजनेबल सिक्योरिटी नहीं रखी उस कॉर्पोरेट कंपनी ने, जिसकी वजह से कोई भी रॉन्गफुल लॉस या गेन होता है किसी भी इंसान को, तो ऐसी जो कॉर्पोरेट बॉडी है वो लाइबल होगी सारे डैमेजेस देने के लिए बाय वे ऑफ कॉम्पेंसेशन, जिसको असर हुआ है उसको। तो ये बात कहाँ कही गई है, किस सेक्शन में? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 में। ऑप्शन है सेक्शन 43, 43A, 43B या 43C। जाके देखोगे तो देखो ये है एक पुराना क्वेश्चन, ये आज के डेट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन ही रिपील हो चुका है। आंसर मैंने बता दिया है पर इसकी यहाँ रेलेवेंस नहीं है क्योंकि अब ये खत्म हो चुका है टॉपिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू साइबर क्राइम्स, वॉर्म अटैक, आई वांट टू से दिस, इससे पहले आपको लगे ये किस तरीके के क्वेश्चन है, ये बैराक से आंसर नहीं हो रहे हैं। याद रखो पहले के टाइम में ओपन बुक एग्जाम में आपको अपने नोट्स ले जाना अलाउड था, आपको टेक्स्ट बुक ले जाना अलाउड था बियॉन्ड बैराक। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस ना वहां से आंसर हो जाते थे। आज की डेट में क्वेश्चंस का पैटर्न भी देखोगे, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, क्योंकि हम 14 से 24 की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस का आप देखोगे पैटर्न भी चेंज होता दिखाई देगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक आंसर करती है, बैराक नहीं करते।
अब सवाल ये है कि मैं इन्हें कवर क्यों कर रही हूँ। इन्फॉर्मेशन इज नेवर बैड, एक बार नजर के सामने से निकल जाए तो अच्छा ही है। भूली बिसरी किस्मत गलती से कुछ पूछ ही लिया तो कम से कम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू उसका पार्ट है तो इतना पता होना चाहिए, भले इसके बियॉन्ड पढ़ो या ना पढ़ो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। साइबर क्राइम्स के कॉन्टेक्स्ट में हमसे वॉर्म अटैक के बारे में पूछा है। ऑप्शंस हैं, नीड्स द वायरस टू अटैच, ऑप्शन बी डज नॉट नीड द वायरस टू अटैच, ऑप्शन सी नीड्स द होस्ट टू अटैच, ऑप्शन डी डू नॉट नीड द होस्ट टू अटैच। तो बेसिकली मैं इसको बहुत सिंपल भाषा में अगर बिना लंबा खींचे बताने की कोशिश करूं तो एक होस्ट होता है जिस पे जाके खुद को अटैच करना होता है और उसके बाद आप वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो, ठीक है। जैसा एक पैरासाइट और होस्ट में रिश्ता होता है कि खून चूस लेना उसके बाद उसका, है ना, तो उससे अटैच होना पड़ता है आपको। तो हमसे पूछा है जब वॉर्म अटैक होता है तो उस केस में क्या करते हैं। वायरस के अटैच होने की जरूरत है, जरूरत नहीं है। होस्ट के अटैच होने की जरूरत है, नहीं है, ये पूछा है। तो देखो आंसर इज डी, डू नॉट नीड द होस्ट टू अटैच। देखो वायरस के केस में एक होस्ट की जरूरत होती है, बट वॉर्म अटैक के केस में होस्ट की जरूरत नहीं होती है। होस्ट फाइल, होस्ट कौन होता है, जैसे आपके घर कोई आता है तो आप होस्ट होते हो, ठीक है। तो होस्ट फाइल जिसपे अटैक किया जा रहा है, यहाँ उसकी जरूरत नहीं होती है। ये खुद सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, खुद में बढ़ते रहते हैं। दे स्प्रेड ऑटोमेटिकली थ्रू नेटवर्क्स एंड देयर इज नो नीड टू अटैच अनदर प्रोग्राम। इसमें इसमें इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। An attempt to acquire sensitive information such as username, password, and credit card details, and sometimes indirectly money, by masquerading as a trustworthy entity in an electronic communication is known as। हमसे पूछा गया है कि एक ऐसी कोशिश करना जहां आप किसी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एक्वायर करो, जैसे कि उनका यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल, कभी कभी मनी भी, बाय मैस्करेडिंग। मैस्करेडिंग मतलब मास्क लगा के, एक नकली दिखावा करके कि आप कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू ऐसा करना, जो आप सुनते हो स्कैम्स होते हैं ना बहुत ज्यादा, इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सलामी अटैक्स, ऑप्शन ए सलामी अटैक्स, ऑप्शन बी फिशिंग, ऑप्शन सी डेटा डिडलिंग, या फिर ऑप्शन डी फोर्जरी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फिशिंग। इस प्रोसेस को हम फिशिंग बोलते हैं। बेसिकली मैं इसको कैसे याद रखती हूँ मैं आपको वो बता सकती हूँ, हो सकता है असली लॉजिक भी यही हो। आप जब मछली पकड़ते हो तो आप क्या करते हो, वहां पे आप एक वॉर्म लगाते हो और तार नीचे डाल देते हो, ठीक है। मछली आती है वॉर्म खाने, धोखा होता है उसके साथ और वो फंस जाती है कांटे में। तो ये यही प्रोसेस है फिशिंग। ये मेरा लॉजिक है, हो सकता है रियल लॉजिक भी यही हो, कि आप कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हो। आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप बैंक वाले हो या कोई फैमिली पहचान वाले हो, और दूसरे से कोई उसका डेटा निकलवाने की कोशिश कर रहे हो या पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हो। तो इसलिए इसको बोलते हैं फिशिंग, ऐसे आपको याद रहेगा, ठीक है। फिशिंग क्या होता है, इम्पर्सोनेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ऑब्टेनिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एक्सेट्रा, जिससे इन सामने वाले को कोई रॉन्गफुल लॉस हो, ठीक है। एंड दिस इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 66D, ओके। सलामी अटैक्स क्या होते हैं, दे आर स्मॉल रिपीटेड फाइनेंशियल मैनिपुलेशन। छोटे छोटे लगातार फाइनेंशियल मैनिपुलेशन होते हैं, उसको सलामी अटैक्स कहते हैं। डेटा डिडलिंग, चेंजिंग डेटा बिफोर और आफ्टर एंट्री, ठीक है। या फोर्जरी, फोर्जरी तो जानते हो, कुछ भी फर्जी करना, उसको फोर्जरी बोलते हैं। फॉल्स डॉक्यूमेंट्स या फॉल्स डिजिटल सिग्नेचर्स, आपके बदले किसी और ने साइन फोर्ज कर दिए बोलते हैं ना, तो फोर्जरी उसे कहते हैं। तो अब फिशिंग आपको याद रहेगा और बाकी तीन भी पता है। आगे बढ़ते हैं। The act to provide legal recognition for the transactions carried out by means of electronic data interchange and other means of electronic communication, commonly referred to as electronic commerce, is dealt under। हमसे पूछा है कि कौन सा एक एक्ट है जिसके अंडर लीगल रिकग्निशन दिया गया है उन ट्रांजैक्शंस को जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के थ्रू होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जहां इन्वॉल्व होता है। जिन ट्रांजैक्शन में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है, जिसको हम आमतौर पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोलते हैं, उससे रिलेटेड कौन सा एक्ट है, कौन सा एक्ट इन सबसे डील करता है। ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एक्ट, या फिर ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन एंड साइबर स्पेस एक्ट। अपने बैरक का नाम पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। आंसर इज ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। पर एक बात हो सकती है, क्या पता इनमें से कोई एक्ट एग्जिस्ट करता हो और आपको पता ना हो, तो इसका तरीका है खुद को वेरीफाई करना। जो पहला पैराग्राफ है इस एक्ट का, उसमें ये बातें लिखी हुई हैं जो यहाँ पे बोली गई हैं, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट पहले पैराग्राफ पे क्वेश्चन आया है, इसको लोग काइंड ऑफ प्रीएम्बल बोलते हैं, इसका ऑफिशियली ये वर्ड नहीं है बट काइंड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Asymmetric crypto system under Information Technology Act means a system of secure key pair consisting of a private key for creating digital signature and। पहला काम क्या करोगे क्वेश्चन पढ़ के, बैराक खोलो, इंडेक्स में जाओ, देखो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम कहीं पे भी दिख रहा है। अगर कहीं नहीं दिख रहा है तो मान लो ये कोई डेफिनेशन है, डेफिनेशंस में जाके एक बार चेक करो। ये है तरीका सॉल्व करने का। आई विल कम अप विद अ वीडियो ऑन हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस यूजिंग बैराक, कई लोगों ने उसकी डिमांड की है। गिव मी अ डे और टू, आई विल कम अप विद इट, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम हमसे पूछा है, जो आईटी एक्ट के अंदर आता है। इट मीन्स एक सिस्टम जहां एक सिक्योर की पेयर होता है, जिसमें एक प्राइवेट की होती है, जहां पे आप डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करते हैं। एंड अब सेकंड पार्ट पूछा है। ऑप्शन ए, एन इंडिविजुअल की टू वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर। ऑप्शन बी, अ पब्लिक की टू वेरीफाई डिजिटल सिग्नेचर। यहाँ इंडिविजुअल की था, यहाँ पब्लिक की पूछ रहे हैं। ऑप्शन सी, गवर्नमेंट की टू वेरीफाई डिजिटल सिग्नेचर, या फिर ऑप्शन डी, अ पब्लिक की टू वेरीफाई डिजिटल सिग्नेचर। ध्यान दो, यहाँ पे बी और डी सेम दे दिए ऑप्शंस, तो ये एरर करता है एआईबी ऐसा। ये क्वेश्चन मैंने वेरीफाई भी किया, ये ऑफिशियल पेपर में भी ऐसे ही था। तो अब आप बी मार्क करोगे, डी मार्क करोगे। उन्होंने ऑफिशियल आंसर की में तो डी मार्क किया है, बट ऐसे क्वेश्चन या तो कैंसिल हो जाते हैं या फिर दोनों मार्क करने वालों को नंबर दे दिए जाते हैं। इसलिए कहते हैं सिर्फ 40-50 नंबर का पढ़ के मत जाओ, कहीं कुछ फंस गए, क्वेश्चन गलत आ गया तो क्या करोगे, ठीक है। करेक्ट आंसर इज डी, हमने डी मार्क कर दिया है। अ पब्लिक की टू वेरीफाई डिजिटल सिग्नेचर। मैंने क्या कहा था, पहले तो सर्च करो कहीं ऐसा दिख रहा है एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। मुझे इंडेक्स में नहीं मिला, तो मुझे लगा ये कोई डेफिनेशन हो सकती है। मोस्टली सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 में एक सेक्शन होता है जो डेफिनेशन से रिलेटेड होता है। वहां पे गए और हमें सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 का एफ पॉइंट मिला, जो हमें बताता है एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम क्या होता है। वहां लिखा है, इट मीन्स अ सिस्टम ऑफ सिक्योर की पेयर। प्राइवेट की तो हमें क्वेश्चन में ही बता दिया था, हमसे सेकंड पार्ट पूछा है, पब्लिक की टू वेरीफाई डिजिटल सिग्नेचर। तो आंसर डी मार्क कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन 43 ए ऑफ आईटी एक्ट डील्स विद। बताओ क्या करोगे, बैराक खोलो, 43 ए जाके देखो, इंडेक्स से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए, कॉम्पेंसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा। ऑप्शन बी, पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस। ऑप्शन सी, डिफेमेशन। ऑप्शन डी, इम्पर्सनेशन। डिफेमेशन होता क्या है, किसी और को बदनाम करना, उसे डिफेमेशन कहते हैं। इम्पर्सोनेशन मतलब किसी और की आइडेंटिटी को यूज करना, मतलब मैं इम्पर्सनेट करूं कि मैं प्रियंका चोपड़ा हूं और किसी से बात करूं, तो आई एम इम्पर्सनेटिंग हर, ठीक है। और डिफेमेशन होता है किसी के बारे में कुछ गलत बात बोलना, जिससे उसकी पब्लिक इमेज या उसके बारे में बदनामी हो, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, कॉम्पेंसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा। अब ये रिपील हो चुका है, तो इस पे एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, ये पुराना क्वेश्चन है, बट जो टर्म्स पता चलते हैं सीख लेने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। The controller of certifying authorities in India must maintain a database for the disclosure records of certifying authority, cross certifying authority, foreign certifying authority. Options are A, 1 and 2, option B, 1, 2 and 3, ऑप्शन सी, 3 and 1, या फिर ऑप्शन डी, 1, 2 and 3। देखो यहाँ पे भी बी और डी सेम दे दिया है, ठीक है। तो ये करते रहते हैं ऐसे। हमसे पूछा क्या है, कंट्रोलर जो है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज का इंडिया में, उसको किन किन का डेटाबेस मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। इन 3 ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 and 3। अब यहाँ पे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। देखो, सेक्शन 18 का ऑफिशियल नाम है फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर। हमसे कंट्रोलर पूछा था, हमने इंडेक्स में कंट्रोलर ढूंढा, हमें सेक्शन 18 दिखा फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर, हम वहां गए। वहां पॉइंट नंबर एन देखो, मेंटेनिंग अ डेटाबेस कंटेनिंग द डिस्क्लोजर रिकॉर्ड ऑफ एवरी सर्टिफाइंग अथॉरिटी। जब एवरी बोले तो वहीं पे मान के चलते हैं लीगल स्टैंड पॉइंट पे कि जितनी भी तरह की सर्टिफाइंग अथॉरिटीज होंगी सबको कवर कर रहा है। तो हमें यहीं से समझ में आ रहा है कि आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। एंड सेम टाइम ध्यान दोगे तो सेक्शन 19 भी बता रहा है, रिकॉग्नाइज एनी फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो हमें पता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी, फॉरेन अथॉरिटी, ये 2 ऑप्शन तो हर हाल में है। तो कंफ्यूजन हो सकता है कि सिर्फ ये आंसर हो, बट पहले में उन्होंने एनी अथॉरिटी बोला है, तो 1, 2, 3। एंड इसका एक लॉजिक और है, जो एक रूल्स हैं आईटी एक्ट के बेसिस पे, रूल्स जो बनाए गए हैं उनमें क्रॉस सर्टिफाइंग मेंशन्ड है। तो अब रूल्स तो हमें पता नहीं है, जैसे बीसीआई के रूल्स का बेयर एक्ट नहीं था, उन्हें अलग से ले जाना पड़ता है, तो वहां पे भी इन रूल्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर सेक्शन 37 ऑफ आईटी एक्ट 2000, द सर्टिफाइंग अथॉरिटी कैन सस्पेंड द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इफ। किस केस में सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो सस्पेंड कर सकती है डिजिटल सिग्नेचर को। पहला स्टेटमेंट है, द सब्सक्राइबर इज फाउंड गिल्टी ऑफ माल प्रैक्टिस। सेकेंड स्टेटमेंट है, सब्सक्राइबर इज इन्वॉल्व इन साइबर टेररिज्म। थर्ड स्टेटमेंट है, सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट फॉर द सेम। या फोर्थ है, इन पब्लिक इंटरेस्ट। ऑप्शन है ए, 1 and 2, ऑप्शन बी, 2 and 3, ऑप्शन सी, 3 and 4, या फिर ऑप्शन डी, 4 and 1, ठीक है। करेक्ट आंसर इज सी, 3 and 4। सेक्शन 37 पे गए, हमें वहां बताया कैसे सस्पेंड कर सकते हैं। यहाँ लिखा है ऑन रिसीप्ट ऑफ अ रिक्वेस्ट, जो सब्सक्राइबर लिस्टेड है उसने हमसे रिक्वेस्ट की उस केस में, तो एक ऑप्शन तो ये है, और यहाँ दिया है पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है। तो हमारे 2 ऑप्शन हमें सही पता चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केसेस बिफोर साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल द एपेलेंट। साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल अब रिपील हो चुका है, ये हम बात कर चुके हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इट्स रिपील्ड नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज हैज द पावर टू ब्लॉक वेबसाइट्स। ऑप्शन ए, सीईआरटी इन, ऑप्शन बी, एमसीआईटीपी, ऑप्शन सी, सीडैक, या फिर ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी।
करेक्ट आंसर इज डी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेक्शन 69A बोलता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो अपॉइंटेड है बाय मिनिस्ट्री ऑफ आईटी वो ये काम करते हैं, ठीक है। सीईआरटी इन क्या है? इट्स फॉर साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। सीडेक क्या है? एक आर&डी ऑर्गेनाइजेशन। आर&डी मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, ठीक है। इसको सीडैक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम टू सर्व एज नेशनल एजेंसी फॉर इंसिडेंट रिस्पॉन्स इज कंस्टिट्यूटेड अंडर विच सेक्शन? ठीक है, ऑप्शन है ए 71 ऑफ आईटी एक्ट, बी 70 ऑफ आईटी एक्ट, सी 70A, डी 70B। करेक्ट आंसर इज डी, सेक्शन 70B ऑफ आईटी एक्ट। इंडेक्स जाके देखोगे उसका नाम ही यही लिखा है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है आपका, यही नाम ही लिखा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। द चेयरपर्सन ऑफ साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल इज अपॉइंटेड बाय, इट इज अगेन रिपील्ड, कोई मतलब नहीं है। आंसर इज सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल रिपील हो चुका है, इसकी जगह क्या आ चुका है? टीडीएसएटी, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। ये बेयर एक्ट में देखोगे वहां क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको चेयरपर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इन 2000 विद द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कहाँ दिया हो सकता है? हमेशा एक्ट के शुरू में ही दिया होता है, राइट? तो वहां पे देखना जाके। ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड लीगल सैंक्शन टू ऑल ट्रांजैक्शंस फॉर ई कॉमर्स। ऑप्शन बी, टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स टू द गवर्नमेंट। ऑप्शन सी, टू अमेंड आईपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट टू पनिश द साइबर क्राइम्स। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। सेम पहला पैराग्राफ जिसके बेसिस पे अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसी में देखो, फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द गवर्नमेंट एजेंसीज, amend the IPC, और ये स्टेटमेंट प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एक्ट इज कवरिंग साइबर क्राइम्स? इंडियन टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, आईपीसी, एविडेंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट? हम पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है। इसमें सेक्शन भी है साइबर क्राइम नाम से, तो हमें पता है आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच चैप्टर ऑफ साइबर लॉ प्रोवाइड्स द लीगल रिकॉग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर? चैप्टर पूछा है, ध्यान रखना, सेक्शन वेक्शन कुछ नहीं, चैप्टर पूछा है। ऑप्शन ए चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 9 या फिर चैप्टर 9 एंड 10। करेक्ट आंसर इज ए, चैप्टर 3। देखो ये जो यहाँ लिखा होता है ये होते हैं चैप्टर, और ये होते हैं चैप्टर का नाम। तो चैप्टर 3 के अंडर आ रहा है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, तो हमारा आंसर है चैप्टर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 66A was invalidated by the Supreme Court of India in। अब ये केस लॉ है, एंड ये केस इतना फेमस है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंडर भी गिन सकते हो, इसको साइबर में भी गिन सकते हो। ऑप्शंस क्या है? अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर। ऑप्शन बी, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी, प्रफुल्ला देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। या फिर ऑप्शन डी, स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू। और आंसर इज ऑप्शन बी, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2015 का केस है। देखो सेक्शन 66A आईटी एक्ट का, इट क्रिमिनलाइज सेंडिंग ऑफेंसिव, अनोइंग और मेनिसिंग मैसेजेस ऑनलाइन। आप किसी भी तरीके के ऑफेंसिव, अनोइंग या अजीब मैसेजेस किसी को ऑनलाइन भेजते तो ये क्रिमिनलाइज था, क्राइम था, सजा हो सकती थी। इसका प्रॉब्लम क्या था? ये बहुत वेग और ब्रॉड टर्म है। इसका मतलब ये है कि ऑफेंसिव तुम किस चीज को मानोगे? हो सकता है कोई चीज मेरे लिए ऑफेंसिव हो, आपके लिए ना हो, पर किसी तीसरे के लिए हो। फिर से हु डिसाइड्स कि क्या चीज ऑफेंसिव है, क्या लेवल पे है ना? तो ये बहुत वेग और ब्रॉड टर्म थे, जिसकी वजह से लोगों को हार्मलेस पोस्ट के लिए भी अरेस्ट कर लिया जाता था। हो सकता है मेरी नज़र से ये बात ऑफेंसिव नहीं है, मैंने उसके बारे में पोस्ट कर दिया, पर किसी और को ऑफेंसिव लगी, उसने कंप्लेन कर दी, क्रिमिनलाइज है, मेरे को सजा हो रही है, तो ये तो गलत हो गया है ना। जब केस किया गया तो ये बोला गया कि आर्टिकल 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच को ये वायलेट करता है। कोर्ट ने भी माना और 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके पूरी तरह काट दिया। इट स्ट्रक इट डाउन कंप्लीटली। ये बहुत बड़ा लैंडमार्क केस है। तो सेक्शन 66A of IT Act 2000 was struck down completely by the court, calling it unconstitutional, in which case it was Shreya Singhal versus Union of India 2015। हर हाल में आपको ये केस पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी केसेस किस बारे में है ये शॉर्ट में देख लो। अरवर पीवी वर्सेस पीके बशीर 2014 का केस है, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से रिलेटेड है। प्रफुल्ल देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2003 का केस है, रिकॉर्डिंग एविडेंस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उससे रिलेटेड है। स्टेट ऑफ एनसीटी वर्सेस नवजोत सिंधु 2005 का केस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से भी रिलेटेड है, और इस केस का फेमस नाम है पार्लियामेंट अटैक केस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which section of the Information Technology Amendment Act 2008 deals with the validity of contracts formed through electronic means? Options A, Section 12, B, Section 10A, C, 11 या D, 13। करेक्ट आंसर इज बी, Section 10A। अब ये जो मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था, इजी लो हैंगिंग फ्रूट्स, इंडेक्स खोलो, 10A देखा, वर्ड टू वर्ड सेम चीज लिखी दिखी, आंसर मार्क किया, आगे बढ़ गए, ये वो वाला टाइप का सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
The authentication to be effected by the use of asymmetric crypto system and the hash function is known as ऑप्शन ए पब्लिक की, बी प्राइवेट की, सी डिजिटल सिग्नेचर या फिर डी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। करेक्ट आंसर इज सी डिजिटल सिग्नेचर। बेयर एक्ट में जाओगे डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में। सेक्शन 3 का देखो नाम ही है ये, ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। हमसे पूछा ये ऑथेंटिकेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, तो हम ऑथेंटिकेशन का सेक्शन पर रुक गए जाके। वहां पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये, ठीक है। देखो, द ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश फंक्शन। ठीक है, तो हमें पता है कि किसको फर्क पड़ता है, डिजिटल सिग्नेचर को फर्क पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म अंडर सेक्शन 66F शैल बी पनिशेबल। ओके, A with imprisonment which may extend to 3 year or with fine not exceeding 2 लाख रुपीज और बोथ। अलग अलग टाइप की सजा दी है 66F में, इनमें से कौन सी सही है ये बताओ। जो 4 स्टेटमेंट है इनमें से कौन सी सजा मेंशन्ड है। सिंपल क्वेश्चन है, सेक्शन 66F को जाके खोलो, वहां पे पढ़ो कौन सी पनिशमेंट है, जो मैच कर रही होगी वो तुम्हारा सही आंसर है। ऑप्शन बी, इम्प्रिजनमेंट कितने टाइम के लिए, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म कितने टाइम के लिए, 7 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकती है एंड फाइन भी लग सकता है। ऑप्शन सी, इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद। ऑप्शन डी, विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल फॉर फाइन। इसका करेक्ट आंसर है सी, विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। जेल हो सकती है जो उम्र कैद भी बन सकती है। कैसे पता चला? 60 देखो 66F पे गए, शुरू में बोला हु एवर, जो भी ये चीजें करेगा, और लास्ट में बताया है shall be punishable with imprisonment which may extend to imprisonment for life। हमारा आंसर सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट was held unconstitutional in the case of, जस्ट अभी पढ़ा है हमने, आंसर है श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हुआ है, बहुत फेमस केस लगा है आईटी का, ठीक है, तो इसे जरूर याद रखो। बाकी केसेस भी शॉर्ट में देख लेते हैं। एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा 1954 का केस है, बहुत पुराना केस है, दलाई लामा ग्रुप केस भी बोलते हैं इसको। इसमें कुछ तलाशी वलाशी से रिलेटेड मुद्दे थे, और ये कहा था कोर्ट ने कि आपका सर्च वर्च किया जा रहा है तो ये कोई वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट नहीं है, कोई प्राइवेसी तुम्हारी वायलेट नहीं हो रही है, टेम्परेरी होता है। और इस केस में ये भी कहा था कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट नहीं है। इसके बाद देखो, के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अब ये एक बहुत लैंडमार्क केस है, 2017 का केस है, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पढ़ा भी है। राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट केस है गगन हर्ष शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 का। इसमें जो प्रिंसिपल है वो है लेक्स स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल, ये आईटी से रिलेटेड है इसलिए इसे ध्यान से सुनो। लेक्स स्पेशलिस्ट का मतलब होता है कि ये वाला लॉ स्पेशल माना जाएगा। यहाँ पे क्या बात बोली गई कि अगर कोई ऑफेंस है विच इज स्पेशली कवर्ड अंडर द आईटी एक्ट, देन आईटी एक्ट टेक्स प्रेसिडेंस ओवर आईपीसी। इस केस में हुआ क्या था, जो भी आईटी से रिलेटेड क्राइम का इशू था, सामने वाले पे आईटी एक्ट के ऊपर भी केसेस लगे पड़े थे और आईपीसी के अंडर भी। तो कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं होता है, अगर आईटी एक्ट स्पेशली बना है, उस मुद्दे को कवर कर रहा है, तो उसमें आईपीसी को बीच में मत लाओ, ठीक है। वो उस मामले में आईटी आईपीसी से ऊपर आ जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं? देखो, साइबर क्राइम्स टू बी मेजरली ट्राइड अंडर आईटी एक्ट, क्यों? क्योंकि स्पेशली तुमने उसके लिए लॉ बनाया है, राइट। ऑल्सो ये डुप्लीकेशन अवॉइड करता है। सेम काम के लिए तुमने उसको आईटी में भी केस कर रखा है, आईपीसी की भी धारा लगा दी है, तो ये सही नहीं है। डुप्लीकेशन अवॉइड करता है और इनकंसिस्टेंसी अवॉइड करता है, ठीक है। तो ये केस भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, देखो अभी सेम क्वेश्चन है, मैं पूरा पढ़ भी नहीं रही हूँ, एज इट इज वर्ड टू वर्ड रिपीट हुआ है। देयर इज अ रीजन मैंने रिपीट क्वेश्चन हटाए नहीं है, टू टेल यू कि पीवाईक्यूज की वैल्यू समझो। सेम क्वेश्चन कई बार वर्ड टू वर्ड आता है, और ये एक बेयर एक्ट में दिया नहीं है, ये इस बारे में बात हुई है, पर फिशिंग वर्ड कहीं नहीं दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप इसका आंसर मार्क करोगे और आगे बढ़ जाओगे कॉन्फिडेंस के साथ। इसलिए पीवाईक्यूज जरूर करो अगर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपको आंसर पता है, मैं पूरा पढ़ नहीं रही हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 66A आईटी एक्ट चैलेंज, देखो सेम क्वेश्चन, थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा दी। सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट चैलेंज्ड अलोंग विद आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 इन द केस ऑफ, सेम क्वेश्चन, पूछने का तरीका देखो बदल दिया। आईटी एक्ट का सेक्शन 66A चैलेंज किया गया था, किसके साथ? आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 को यूज करके, किस केस में? ऑप्शंस, के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, खारिया सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। डू आई नीड टू टेल यू द आंसर? नो, अभी 3 बार इसको पढ़ चुके हो कि ये पूरी तरह काट दिया गया था, कहाँ पे? श्रेया सिंगल केस में। देखो पीवाईक्यूज कितने इंपॉर्टेंट है, अगर तुमने जिंदगी में श्रेया सिंगल केस नहीं सुना था, तो भी पिछले 10-15 मिनट के बाद आपको पता है कि यही आंसर है, ठीक है। देखो श्रेया सिंगल केस किस बारे में, सेम बात मैंने दोबारा लिख दी है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। साइबर लॉ डील्स विद, साइबर लॉ में क्या क्या आता है? ऑप्शन ए,
ऑल एक्टिविटीज कंसर्निंग द इंटरनेट, ऑप्शन बी आईपीआर, ऑप्शन सी ई कॉमर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। हो सकता है ये बेयर एक्ट में कहीं लिखा ना दिखे, पर अपना कॉमन सेंस लगाओ। अब ये लो हैंगिंग फ्रूट एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि ये बेयर एक्ट से एग्जैक्टली आंसर नहीं होगा, पर यहाँ अपना कॉमन सेंस और दिमाग लगाओ। साइबर लॉ है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो सारी एक्टिविटी जो इंटरनेट पे हो रही है वो उससे जुड़ी तो होगी, है ना? तो ये आंसर में जरूर होगा। ई कॉमर्स भी इंटरनेट पे ही हो रहा है, ये भी होगा। आईपीआर लेके लोग आईपीआर में चले जाएंगे। अरे आईपीआर क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बहुत सारी चीजें जो ऑनलाइन होंगी उन पे भी तो आईपीआर होता है, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है। उनसे जुड़ा हुआ कोई इशू हुआ तो फिर कहाँ जाओगे? साइबर लॉ के अंडर ही तो केस आएगा। तो ये भी है, तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर ए was aggrieved by an order made by the controller or an adjudicating officer made an appeal to cyber appellate tribunal. Later, Mr. A aggrieved by an order of cyber appellate tribunal may prefer an appeal where? हमसे पूछा है कि मिस्टर ए हैं, उनको कंट्रोलर या फिर एजुकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर से प्रॉब्लम थी, उन्होंने अपील की साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल में, वहां से भी फैसले से खुश नहीं थे, तो अब वो कहाँ जाके अपील करेंगे, ये पूछा है। याद रखो, सीएटी अब रिपील हो चुका है, इसकी जगह नया ऑर्गेनाइजेशन आ चुका है। तो हो सकता है जब ये क्वेश्चन अब पूछा जाए अगर, तो इसकी जगह पे नए वाले का नाम हो, ठीक है, नए ट्रिब्यूनल का। कहाँ जाओगे अगर उस ट्रिब्यूनल के फैसले से खुश नहीं हो? ऑप्शंस हैं कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हायर ट्रिब्यूनल, ओनली इन हाई कोर्ट, ओनली इन सुप्रीम कोर्ट। करेक्ट आंसर इज हाई कोर्ट। देखो सीएटी रिपील्ड है, अब क्या हो गया है? टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये बात सेक्शन 48 में कही गई है। सेक्शन 62 हमारा आंसर है, अपील टू हाई कोर्ट, जहां लिखा है इफ एनी पर्सन इज अग्रीड बाय एनी डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल, इनके फैसले से खुश नहीं हो, यू मे फाइल एन अपील टू हाई कोर्ट। कितने टाइम के अंदर? 60 डेज के अंदर। हो सकता है अगली बार क्वेश्चन में सब पूछा हो, ये पूछ ले कि कितने दिन के अंदर फाइल करना होगा, तो 60 डेज के अंदर। ऑल्सो ये 60 डेज का एक्सटेंशन सिर्फ तब हो सकता है जब आप जस्टिफाई करो कि आप फाइल करने में लेट क्यों हुए हो, ठीक है। नेक्स्ट, Mr. X, a person who is intended by Mr. Y, an originator, to receive the electronic record, is under the IT Act known as। देखो, मिस्टर वाई जो हैं वो ओरिजिनेटर हैं और वो इंटेंड करते हैं कि मिस्टर एक्स जो हैं उनको वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रिसीव हो। तो आईटी एक्ट के अंडर हम मिस्टर एक्स को क्या कहेंगे? ठीक है, ए इंटरमीडियरी, बी ओरिजिनेटर्स एजेंट, सी एड्रेसी, या फिर डी की होल्डर। बैरैक खोलो, आंसर दिया है सेक्शन 13, टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड रिसीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। सवाल यह है ये कैसे पता चलेगा कि इस सेक्शन के अंदर आंसर है? बैरैक को कैसे यूज करोगे यहाँ पे? क्वेश्चन पढ़ो। वाई जो है इंटेंड करते हैं एक्स को कुछ देना कि वो रिसीव करे उसे, तो यानी कुछ रिसीट देने और लेने की बात हो रही है। इंडेक्स को चेक करोगे तो डिस्पैच एंड रिसीट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की यहीं पे बात हो रही है। और इसमें देखो, सेव एज अदरवाइज अग्री टू बिटवीन ओरिजिनेटर एंड एड्रेसी, बाकी से हमको कोई मतलब ही नहीं है। देने वाले को ओरिजिनेटर बोलते हैं, लेने वाले को एड्रेसी। तो हमारा ऑप्शन क्या, आंसर क्या होगा? सी एड्रेसी। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, ओ गॉड आई एम टायर्ड ऑफ दिस, सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट वाज स्ट्रक डाउन। ऑप्शन ए श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, सेम क्वेश्चन देखो कितनी बार घूम घूम के आया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द ओरिजिनेटर एज पर आईटी एक्ट। ठीक है, कब? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू ओरिजिनेटर। एट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो बेयर एक्ट में हम एट्रीब्यूशन की तरफ जाएंगे। ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेंट बाय द ओरिजिनेटर हिमसेल्फ, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेंट बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेंट बाय एन ऑटोमेटेड सिस्टम प्रोग्राम्ड बाय हिम, या फिर ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेंट बाय एन अनऑथराइज्ड पर्सन। करेक्ट आंसर इज डी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेंट बाय एन अनऑथराइज्ड पर्सन। सेक्शन 11 देखोगे, मैंने क्या बोला था, एट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो एट्रीब्यूशन के अंदर देखो सेक्शन 11 एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, क्लियरली लिखा है एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी एट्रीब्यूटेड टू द ओरिजिनेटर। कब? जब उसने खुद सेंड किया हो, किसी अथॉरिटी को सेंड किया हो, जो उसने जिसको अपने बिहाफ पर जिसको अथॉरिटी दी थी, या कोई ऐसे सिस्टम के थ्रू जो ऑपरेट होता है ऑटोमेटिकली। तो ये तीन तरीके सही हैं। हमसे पूछा है नॉट, तो आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब इनैक्ट हुआ था? 1988, 1996, 2000, 2004। बेयर एक्ट का नाम देखो, ईयर मेंशन्ड है, इट्स 2000। ठीक है, अब ये है 2024 का क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। मालती, अ स्मॉल बिजनेस ओनर, रन्स एन ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर। ठीक है, मालती छोटा बिजनेस है, ऑनलाइन कपड़े बेचती है, क्लोथिंग स्टोर है। रिसेंटली शी नोटिस्ड दैट हर वेबसाइट हैड बीन हैक्ड, उसकी वेबसाइट किसी ने हैक कर ली है। एंड हर कस्टमर्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग नेम्स, एड्रेस एंड पेमेंट डिटेल्स वॉज स्टोलन। उसके जितने भी कस्टमर थे उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नाम, एड्रेस, पेमेंट की डिटेल सब कुछ चोरी कर ली। Shortly after, some of her customers reported unauthorized transactions on their accounts.
कस्टमर्स ने कहा हमारे अकाउंट में कुछ-कुछ हो रहा है, पैसे कट रहे हैं एक्सेट्रा। मालती विशेस टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट द इंसिडेंट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द अबव प्रॉब्लम सही ऑप्शन बताओ। मुद्दा समझ में आ गया। मालती एक बिजनेस ओनर है, ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर चलाती है। किसी ने उसकी वेबसाइट हैक कर ली और जो उसके कस्टमर्स का डेटा उसके पास स्टोर था वो चोरी हो गया है और उसके कस्टमर्स के अकाउंट में एक्टिविटीज हो रही हैं अब, ठीक है। अब वो कंप्लेंट करेगी। इस बेसिस पे कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए, इट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट। सेक्शन 66 में जाओ और देखो पनिशेबल है कि नहीं है, ये बात यहाँ पे। अब ये टॉपिक क्या है? किसी की पर्सनल डिटेल्स चोरी करना, इसको क्या कहते हैं? हमने पढ़ा है पहले, आंसर बताना कमेंट में, ठीक है। क्या ये सेक्शन 66 में पनिशेबल है? पहली बात तो ये। ऑप्शन बी, पनिशेबल ओनली अंडर क्रिमिनल लॉज। ऑप्शन सी, पनिशेबल अंडर सेक्शन 66 जो बात ए में बोली थी, प्लस एंड द कस्टमर्स कैन ऑल्सो क्लेम द कॉम्पेंसेशन अंडर सर्कमस्टांसेस, कि जो कस्टमर्स हैं जिनका नुकसान हुआ है, जिनके अकाउंट में नुकसान हुआ है, उन्हें भी कॉम्पेंसेशन मिलेगा अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। ऑप्शन डी, कस्टमर्स डू नॉट हैव एनी लीगल रेमेडी अंडर आईटी एक्ट। आंसर है सी। कैसे पता चला? हम तुरंत गए सेक्शन 66 पे। हमने वहां पढ़ा कि कोई भी काम जो डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली वो करता है, काम जो सेक्शन 43 में लिखे हुए हैं, तो वो पनिशेबल होंगे। और अब हम तुरंत चेक करेंगे 43 में कौन से क्राइम मेंशन्ड है। 43 में लिखा है पॉइंट नंबर ए में, एक्सेस और सिक्योर एक्सेस टू सच कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। तो हमारी सिचुएशन में हुआ क्या था? उस लड़की के कंप्यूटर को ही तो हैक किया गया था। उसके कंप्यूटर को एक्सेस कर लिया गया था जो किसी और का था। हैक करना कहते हैं उसे। तो यानी हाँ, 43 में ये क्राइम मेंशन्ड है और 66 कहता है कि 43 के अंडर जो भी क्राइम है वो पनिशेबल है। यानी ये स्टेटमेंट ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट चेक करते हैं। इसी के लास्ट में लिखा है, ही शैल बी लायबल टू पे डैमेजेस बाय वे ऑफ कॉम्पेंसेशन टू द पर्सन अफेक्टेड। जिन लोगों पे असर आया है इस क्राइम की वजह से, उसको भी कॉम्पेंसेशन दोगे। तो यानी ये बात तो सही थी। तो ऑप्शन ए देख के आगे मत बढ़ जाओ। बहुत लोग क्या गलती करेंगे, इतना पढ़ेंगे, उन्हें लगेगा यस ऑप्शन ए, आगे बढ़ गए। आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि सी में भी सेम बात लिखी है, प्लस एक कंडीशन और लिखी है। सेकंड कंडीशन यहां दी हुई है। जैसे ही इसे वेरीफाई करोगे, आंसर ए की जगह सी हो जाएगा। ए खुद में तो करेक्ट है, पर हमसे जो पूछा है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। दो कंडीशंस दोनों सही है, तो आंसर सी होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is are included under section 2 subclause 1W of IT Act 2000 describing the intermediary? इंटरमीडियरी के अंदर कौन कौन आता है अंडर दिस सेक्शन? बेयर एक्ट खोलो, इस सेक्शन पे जाओ, देखो कौन कौन आता है। ऑप्शन है साइबर कैफेज, टेलीकॉम रेगुलेटर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। इस बेसिस पे कॉम्बिनेशन हैं। ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी 1, 3 एंड 4, ऑप्शन सी 1, 2 एंड 4, या फिर ऑप्शन डी चारों। इसका करेक्ट आंसर इज डी 1, 2, 3, 4। अब इसको ध्यान से सुनना, ये गलती मत करना। बेयर एक्ट पे गए, इंटरमीडियरी देखा, देखो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और साइबर कैफेज, ये तीन तो हमें एक साथ मिल गए वहां पे। तो बहुत चांसेस हैं आपको लगेगा आंसर है 1, 3 एंड 4, बट थोड़ा सा ठहरो। मैंने आपको शुरू में क्या बोला था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। पहले भी इन रूल्स पे क्वेश्चन आ चुका है, देखो लास्ट ईयर फिर आया है। तो मेरी मानो, इन रूल्स का एक प्रिंट आउट निकालो ऑफिशियल वेबसाइट से और साथ में लेके जाना, ठीक है। उन रूल्स में मेंशन्ड है कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरी इज ऑल्सो अ पार्ट, ठीक है। तो इंटरमीडियरी के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी आते हैं, ठीक है। इसको कॉमन सेंस से अगर सॉल्व करना हो, मान लो रूल्स नहीं ले गए, तो फिर थोड़ा सा दिमाग खोल के बेयर एक्ट को पढ़ो। इंटरमीडियरी क्या होता है ये पढ़ो। विद रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, it means any person who on behalf of another person receives, stores or transmit that record or provides any service with respect to that record। तो कोई भी ऐसा सिस्टम जो दूसरे के बिहाफ पे डेटा को रिसीव करता है, स्टोर करता है, ट्रांसमिट करता है और सर्विस प्रोवाइड करता है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्या ये नहीं करते? वो आपका डेटा स्टोर भी करते हैं, ट्रांसमिट भी करते हैं, और आप उन्हें डेटा देते हो वो रिसीव भी करते हैं। तो वो ये काम करते हैं, ठीक है। इसलिए इंटरमीडियरी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी आएंगे। बैराक में सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के भाग मत जाओ। कोई भी खोल रहे हो ना बैराक, जब वहां पे जा रहे हो उसको पूरा पढ़ो, देखो क्या लिखा है। एक बार जो ऑप्शन छूट रहा है ना, चेक कर लोगी है नहीं है, गलत है क्या है। अगर एक्ट यहाँ उसके बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है तो फिर छोड़ दो, अदरवाइज कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन है, चलता है, ठीक है। बट चलता है इसलिए क्योंकि आप प्रिपेयर पूरा करके जाओगे। अगर आप सिर्फ 40-50 सवाल के लिए प्रिपेयर करके जाओगे 4-5 सब्जेक्ट पढ़ के, तो फिर नहीं चलता है, ठीक है। आई एम नेवर इन द फेवर ऑफ दो स्ट्रैटेजीज जो आपको बोलते हैं पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ के चले जाओ पेपर पास हो जाएगा। नॉनसेंस।
हो सकता है, बहुत लोग के लिए होता है, गुड फॉर देम, नुकसान नहीं है, बट आपको रिस्क क्यों लेना है, ठीक है? आप अपनी तैयारी करके जाओ, आप 70, 80, 90 मार्क्स की तैयारी करके जाओ। पहली बात तो पढ़ने में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, 10-15 दिन पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है? दूसरा, पढ़ के जाओगे, तुम्हारी नॉलेज भी बढ़ेगी, तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आएगा और इस तरीके के क्वेश्चंस मान लो 2 में से तुम्हें 1 भी आया, बट वो 1 मार्क भी बहुत होता है, अगर फेल होने लग गए ना, तो 1 मार्क भी फेल करा सकता है, ठीक? सो वी आर डन विद साइबर लॉ इन 1 लेक्चर। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना अगर कोई भी डाउट हो, किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा हो कोई एरर है, डू लीव योर कमेंट। लेक्चर अच्छा लग रहा हो देन ऑल्सो यू कैन लीव अ कमेंट एंड कोई भी और क्वेरी हो तो आप मुझे ज़रूर बताना। आप हमें टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन करो, इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी लेक्चर अपलोड होने के बाद में, ठीक है? दिस इज़ द स्कैनर एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड स्टे कनेक्टेड देयर, ओके? कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस।